स्वागत है आप सभी का ओमसी कोचिंग क्लासेस में। और हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ चुके थे, चर पृथक रूप। तो हम अवकल समीकरण का हल पढ़ रहे हैं और अवकल समीकरण के हल में हमने पहला टाइप पढ़ा था चर पृथक रूप, जिसमें हमने सीखा था कैसे हम लोग जो हमारा चर है उसको अलग अलग करके हम किसी भी अवकल समीकरण का हल निकाल सकते हैं। आइए हम प्रैक्टिस के लिए कुछ और सवाल आपको बताते हैं। यहाँ पे एक सवाल लिखा गया है, यहाँ पे देखें, आपको लिखा गया है log ddx ऑफ y इक्वल टू ax प्लस by। यहाँ पर ये एक अवकल समीकरण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी को। ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी है ये स्वैच्छ अचर नहीं है, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है क्योंकि जो अवकल समीकरण होता है वो तो स्वैच्छ अचरों से मुक्त होता है। तो यहाँ पे आप देखें ये स्वैच्छ अचर नहीं है, इस बात का ध्यान दें, ये केवल एक कांस्टेंट है यहाँ पर। तो हम बात करेंगे हमें ये इसकी मदद से क्या निकालना है, इसकी मदद से क्या निकालना है, अवकल समीकरण का हल। तो देखिए ये हमें अवकल समीकरण दिया है, इसका हल हम निकालेंगे। उसका तरीका क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये सेपरेबल वेरिएबल का फॉर्म, क्या है सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म का है। तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे लॉग को हटा दें। तो लॉग को हटाने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन। तो हमारे पास आएगा ddx ऑफ y इक्वल टू e की पावर ax प्लस by। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर यहाँ पे log a बराबर b है और log का बेस है वो e है, तो a बराबर होता है e की पावर b। तो यहाँ से क्या होगा, a बराबर e की पावर b। ये आप याद रखेंगे, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ln है, ln का मतलब क्या, ln का मतलब है log जिसका बेस क्या हो, e हो। तो ln लिखा हुआ है, इसका बेस e है, तो यहाँ पे ये a के स्थान पे तो a बराबर e की पावर, ये पूरा b के स्थान पे तो टोटल ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा टारगेट क्या है, जब तक हम वेरिएबल और सेपरेबल को अलग अलग नहीं कर पाएंगे तब तक हम बात करेंगे कि हमारा सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ddx ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं e की पावर ax इंटू e की पावर by। लिख सकते हैं e की पावर ax इंटू e की पावर by। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम x को एक तरफ y को एक तरफ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको हमें बटे में ले आना होगा। तो e की पावर by हो जाएगा, e की पावर by बराबर e की पावर ax dx, ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस by dy बराबर e की पावर ax dx, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देना है। तो e की पावर माइनस by, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस by को t मानेंगे और इसका जो हमारा रिजल्ट आएगा वो e की पावर माइनस by अपान माइनस by आएगा, बराबर e की पावर x का e की पावर ax अपान a आएगा और प्लस एक कांस्टेंट आएगा c। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जो बच्चे भूल चुके हैं पिछली क्लास या जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे e की पावर माइनस by का रिजल्ट ये आया। इंटीग्रेशन माइनस e अपान by, इसी प्रकार अगर आप ये सीख जाएंगे तो उसी प्रकार आप इसको भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हमें जो फार्मूला मालूम होता है वो e की पावर x dx का मालूम होता है, वो हम जानते हैं e की पावर x प्लस c होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम t मानेंगे क्योंकि ये तो उस रूप में है नहीं, तो हम माइनस by को t के फॉर्म में मानते हैं। तो ये माइनस by दोनों पक्षों में t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारा, ये आपका क्या है, माइनस by बराबर t मैंने मान लिया, तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सॉरी तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसका आएगा 1, इसका आएगा dt अपान dy। तो यहाँ से dy बराबर आपको मिलेगा dt अपान माइनस b, सही है। अब आप मान यहाँ रख दीजिएगा, e की पावर यहाँ पे हो जाएगा t इसके स्थान पर, dy के स्थान पर हो जाएगा dt अपान माइनस b। तो यहाँ से 1 अपान b या कहें 1 अपान माइनस b कॉमन ले लेंगे, e की पावर t dt। तो ये मिलेगा आपको माइनस 1 अपान b, e की पावर t का क्या होगा, e की पावर t प्लस c, ये आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना होता है कि जो t का मान आपने माना है
टी का मान आपने जो माना है उसको यहाँ पे रख देंगे, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देख लीजिए आप इतना कर चुके हैं। अब उसी प्रकार e की पावर ax है, मैंने आपको बताया भी था, अगर हम y का y के सापेक्ष करना है, e की पावर अगर माइनस b है तो ये बटे में आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसका यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं डायरेक्टली तो आपको मैंने ये बता दिया। एक और जानकारी मैं यहाँ पे देता हूँ कि कभी कभी वो आपसे एक दो शब्द का इस्तेमाल करता है। एक शब्द जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन में वो दो शब्द का इस्तेमाल करेगा। एक तो जनरल सॉल्यूशन, या हम कहें इसको हिंदी में व्यापक, और एक तो हमारा स्पेशल या स्पेसिफिक सॉल्यूशन। ठीक है, या इसको हम विशिष्ट, हम कहेंगे विशिष्ट हल, इसको कहेंगे व्यापक हल। ठीक है, तो व्यापक हल क्या होंगे और विशिष्ट हल क्या होंगे, एक मैं थोड़ा सा अंतर आपको बता देता हूं कि जैसे हमारे पास जो अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण जो उसकी कोटि होगी और जो उसमें अचर होंगे, या हम कहें स्वैच्छ अचर, तो जब स्वैच्छ अचर और कोटि ये दोनों बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पर वो क्या आता है, व्यापक हल उसका आता है। ठीक है, और यदि C का हम कोई विशेष मान दे दें, अभी मैं इस पे सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसी में, तो मैं उसका बताऊंगा, तो वहां पे जो उसका सॉल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे विशिष्ट सॉल्यूशन, या हम कहेंगे विशिष्ट हल। उसमें होता क्या है कि C का हम विशेष मान रख देते हैं, C का विशेष कोई मान, विशेष मान रख देते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम विशिष्ट हल या विशिष्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशन कहेंगे। और जब हम ऐसा देखते हैं कि जितना अवकल समीकरण में कोटि होती है, स्वैच्छ अचर भी उतने होते हैं, तो उसे हम व्यापक हल कहेंगे। ठीक है, तो अगर कहीं भी व्यापक हल के बारे में आपसे कहा गया है, इतनी बात याद रखना कि जितनी अवकल समीकरण की कोटि होगी, स्वैच्छ अचर भी उतने ही आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कोई भी अवकल समीकरण ऐसा लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई अवकल समीकरण है, बताइए इसकी कोटि कितनी है, 2। अगर मान लीजिए आपने इसको हल किया और ये आया, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये आया, बताओ इसमें कितने स्वैच्छ अचर हैं, इसमें कितने स्वैच्छ अचर हैं, 2, ए और बी। तो ये स्वैच्छ अचर 2 है, इसकी कोटि भी कितनी है, 2। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो होगा, हम कहेंगे ये इसका व्यापक हल होगा। करेक्ट, तो स्वैच्छ अचर की संख्या अगर कोटि के बराबर है तो व्यापक। मान लेते हैं अगर ये ऐसा आता, ऐसा मान लो एक ही इसमें होता, तो हम कहेंगे ये व्यापक हल नहीं है। ठीक है, हल तो है लेकिन ये व्यापक हल नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। और यदि जो कांस्टेंट, मान लीजिए हमने हल किया और ये आ गया cos x प्लस c आ गया ऐसे, या जो भी है, मान लीजिए a cos x ये आ गया मान लेते हैं, तो a का यदि हम कोई विशेष मान निकाल लें, a का मान कुछ भी हम यहाँ पे निकाल लें, 1 2 कुछ भी, और यहाँ रख दें, तो जब हम c का या हम कहें जो भी स्वैच्छ अचर है उसका हम अगर विशेष मान दे देते हैं तो वो हम कहेंगे विशिष्ट हल कहलाएगा। तो थोड़ा सा इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, बुक्स में ये सब लिखा हुआ है, तो हमने कहा थोड़ा सा बता दें आपको, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको फिर से बता दूंगा, पहले आप यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। अभी आपने इस सवाल को सॉल्व किया है, इसको देखकर बताइए इसकी कोटि कितनी है, इसको देख के बताइए इसकी कोटि कितनी है। तो यहाँ पे आप क्लियर बता सकते हैं इसकी कोटि है 1, इसकी कोटि कितनी है 1 है, और यहाँ पे आप देखिए जो स्वैच्छ अचर आ रहा है वो c कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे क्लियर बात है, जो a और b ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बताइए अवकल समीकरण में क्या कभी स्वैच्छ अचर आता है, नहीं आता ना, क्योंकि अवकल समीकरण होता क्या है, स्वैच्छ अचरों से मुक्त जो होता है वो होता है हमारा अवकल समीकरण। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक हमारे क्या है, एक स्वैच्छ अचर है, क्योंकि इसकी घात को इसकी कोटि 1 है, स्वैच्छ अचर भी 1 है, तो हम इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, व्यापक हल, व्यापक हल ये होगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। अब इस सवाल पे आ रही, ये तो हमारा व्यापक हल इसे मैंने बता दिया कि कुछ बुक्स में लिखे हुए हैं व्यापक हल, विशिष्ट हल, तो इसका क्या मतलब है ये मैंने थोड़ा बता दिया आपको, बाकी सवाल हम ऐसे ही करेंगे। अब ये हम पढ़ा क्या रहे हैं आपको, आप चर पृथक्करण रूप। यहाँ पे देखिए
ये हमारे पास एक सवाल है, यहाँ भी हम वही काम करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे होगा। पहले हम उसको उस साइड में ट्रांसफर करेंगे। हमारा टारगेट है x को एक तरफ, y को एक तरफ। देखिए यहाँ पे जो y है y स्क्वायर प्लस 1 और ये dx, ये अच्छा नहीं लग रहा है, हम कहेंगे इसको यहाँ से हटा देते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 1 dy, तो ये दोनों हम कहेंगे एक साथ की नहीं है, तो हम x को y के साथ करेंगे। तो dx के साथ x और dy के साथ y ले आएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो उसको हम उस साइड ट्रांसफर करेंगे। तो क्या मिलेगा, x y स्क्वायर प्लस 1 dx बराबर माइनस y x स्क्वायर प्लस 1 dy। अब आप क्या करिए, x यहाँ पे है, ये x स्क्वायर प्लस 1 उधर और इसको उधर भेज दीजिए। तो क्या मिलेगा, x अपान x स्क्वायर प्लस 1 dx बराबर माइनस y अपान y स्क्वायर प्लस 1 dy। अब एक साथ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं हमने क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। दोनों पक्षों में क्या करिए, इंटीग्रेशन। फिर से वही बात, इसको t मानोगे तो क्या बनेगा, 2x dx। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1। इसी प्रकार 1/2 log y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, इसको तुम t मानोगे तो इसका अवकलन करोगे तो 2x dx आएगा। तो x dx बराबर 1/2, तो 1/2 dt, तो भाई यहाँ से आप 1/2 log t आ जाएगा। t का मान हमने जो माना था वो रख देंगे। इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा। बराबर हमारे पास एक कांस्टेंट क्या मिलेगा, c मिलेगा। इसमें जो कोटि थी आप यहाँ देख सकते हैं एक ही आएगी, इसमें भी एक कांस्टेंट टर्म आपको मिलेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। आप इसको चाहें तो 1/2 कॉमन ले लीजिए। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 इंटू log, सॉरी एक काम हम ऐसा भी करेंगे, c को हम कुछ भी मान सकते हैं, स्वैच अचर है। तो जब ये सब log है तो इसको भी हम 1/2 log c मान लेंगे। तो अब जब हम इसको भी इधर बुलाएंगे और 1/2 कॉमन लेंगे तो आएगा ये, और प्लस log y स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस में आएगा log c। देख रहे हैं, ये आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए log m इंटू n, तो 1/2 बाहर करने दीजिए, तो log m इंटू n क्या हो जाएगा, log m इंटू ये log m प्लस n, log m इंटू फॉर्मूला लगेगा माइनस log c, तो log m माइनस log m, तो log m बटे n, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप। तो 1/2 मैंने कॉमन लिया, 1/2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 था। जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों log m प्लस log n, तो log m इंटू n माइनस log c, तो ये क्या आएगा, फिर log m माइनस log n का फॉर्मूला लगेगा। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, इसका जनरल सोल्यूशन होगा। इसे कहेंगे व्यापक हल कहेंगे। व्यापक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जितने इसकी कोटि है उतने ही यहाँ पे स्वैच अचर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यापक हल का मतलब होता है। अब विशेष हल का या विशिष्ट हल का क्या मतलब होता है, अभी हम उसको भी अगले सवाल में बताते हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए। आइए हम एक और अच्छा सवाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, अवकल समीकरण y डैश साइन x इक्वल टू y log y के लिए दिया गया है x बराबर π/2, तो y बराबर e, तब आपको y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें अच्छा y का मान ज्ञात करना है आपको। y डैश से y कब मिलेगा, जब आप उसका हल निकालेंगे। करेक्ट, तो ठीक है, यहाँ पे y डैश का क्या मतलब है, dx ऑफ y। फिर क्या लिखा है, साइन x बराबर y log y। यहाँ पे आप देखिए क्या x और y अलग अलग हैं, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ dx है, यहाँ पे साइन है। तो एक काम ये करिए, साइन x तो एक तरफ y की तरफ कर लीजिए। उसका तरीका ये होगा, इसको हम इधर बुलाएंगे और इसको उधर भेजेंगे, साइन x को उधर भेजेंगे। तो dy तो क्या आ जाएगा, dy अपान y log y बराबर ये बटे में और ये अंश में जाएगा, तो ये आएगा dx अपान साइन x। देख रहे हैं। अब हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, समाकलन। ये क्या है, cos x, सही है। तो इसको हम एक लाइन और लिख दे रहे हैं,
y log y बराबर ये हो जाएगा cosec x dx। अब देखिए यहाँ पे log y को हम t मानेंगे, क्या मानेंगे log y को t, तो log y को t मानेंगे तो 1 ये आएगा dt, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो कितना आएगा log y, सही है, बराबर cosec x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम जानते हैं cosec स्क्वायर x माइनस cosec x माइनस cot x होता है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगा देंगे c, ठीक है। और ये हम एक बार मैं चेक कर रहा हूँ cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है एक बार चेक कर लीजिए कितना आएगा। ये आगे लॉग रहेगा, ठीक है, आगे लॉग रहेगा, तो एक बार चेक कर लीजिए, मैंने इसको बताया भी था आपको, क्या रहेगा लॉग cosec x माइनस cot x और प्लस कांस्टेंट क्या आएगा c, और c को हम लॉग की फॉर्म में, इसलिए हम लॉग की फॉर्म में इसको भी लिखेंगे। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा किसी के मन में कि ये कैसे आ गया, तो एक बार हम इसको रफली में बता दे रहे हैं। क्या लिखा हुआ है ये देखिए log y, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना log y बराबर t, दोनों पक्षों में अवकलन कर दीजिए, तो 1/y क्या आएगा 1/y, किसके सापेक्ष हम कर रहे हैं y के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करेंगे y के सापेक्ष, इसका आएगा 1/y, इसका आएगा dt/dy। तो यहाँ पे आप देखें dy/y बराबर हो जाएगा dt, सही है। तो यहाँ पे क्या मिला dy/y के स्थान पे हो गया dt और log y को आपने क्या मान लिया t। अब dt/t बना कि नहीं बना, तो dt/t का क्या फॉर्मूला होगा log t, बोलिए log t प्लस c, तो log t का मान क्या होना था log y। तो ये देख लीजिए आप, इसने का मतलब इतने का जो रिजल्ट आया वो log y आया, log y आया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने इतना कर दिया, अब क्या होगा देखिए, अब हमारे पास ये तो आ गया, इसको हम एक चीज चाहे एक लाइन में लिखते हैं log m प्लस log n, क्या आ जाएगा log m इंटू n, तो log cosec x माइनस cot x इंटू x कर दीजिए, ठीक है, log m प्लस log n इंटू n, ठीक, सॉरी x नहीं c है ना, ये c कर दीजिए, ये आप लिख सकते हैं यहाँ से। और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है log y, ठीक। अब यहां से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए y, आपको चाहिए y, तो पहले एंटी लॉग ले लीजिए, जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा log y, जब ये लॉग कैंसिल होगा ये लॉग कैंसिल होगा, तो log y बराबर क्या आ जाएगा cosec x माइनस cot x इंटू c, और y बराबर फिर से फॉर्मूला e की पावर cosec x माइनस cot x इंटू c। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए y। अच्छा एक चीज और बच्चे यहाँ पे देखो, c क्या है स्वच्छ अचर है, c का मान आपको तो मिलना ही चाहिए। देखो हमें दिया क्या, हमें ये मिल गया, हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो दिया गया है x बराबर π/2 तो y बराबर e, तो हम ये लगाएंगे x बराबर π/2 तो y बराबर e, तो यहाँ पे आप मान रख दीजिएगा e बराबर e, और जहाँ x से वहाँ π/2 कर दीजिए, तो cosec π/2 माइनस cot π/2 इंटू c। ऐसा हम जब भी हमें ये दिया जाए इसका मतलब है कि आपको क्या निकालना है, c निकालना है। तो यहाँ से आएगा e बराबर e की पावर cosec π/2 1 होता है और ये होता है 0, ये c, तो ये आपको मिलेगा e की पावर c, e की पावर 1 बराबर e की पावर c, तुलना से c बराबर 1, c बराबर क्या आ गया 1। अब देखिए यहाँ पर हमने c को एक विशेष मान दिया है, अब ये स्वच्छ अचर जो है अगर हमने इसका एक विशेष मान दे दिया, अब ये जो सॉल्यूशन होगा तो वो क्या सॉल्यूशन आएगा, तो y बराबर e cosec x माइनस cot x और c का मान 1, मतलब इस c का मान को आप क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अभी ये c रहने दीजिए और c के मान को 1 कर देंगे, यहाँ आपको दिख रहा है, ओके। तो हम क्या करेंगे, चलो यहीं पे देख लो, हम
y बराबर e की पावर cosec x माइनस cot x और c का मान हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ये जो हमारा रिजल्ट आएगा इसे हम कहेंगे ये इसका सॉल्यूशन हो गया और ये विशेष हल होगा। कौन सा हल होगा? ये विशेष हल, क्योंकि यहां पर c का हमने एक विशेष मान दिया हुआ है। वो विशेष मान कैसे आया वो हमने यहाँ पे देखा कि हमें वो कंडीशन दी गई होगी। अगर वो कंडीशन में नहीं दी है तो हमें जो हल मिलेगा वो व्यापक हल मिलेगा। ठीक है, तो इस सवाल में इतना था। तो आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आइए हम आगे कुछ पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेपरेबल में भी चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित अवकल समीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब मान लीजिए आपको देखिए वेरिएबल सेपरेबल अभी आपने सवाल किया, उसमें हमने x को x के साथ y को y के साथ हमने रखा, dx dy को अलग अलग किया। लेकिन कभी कभी ऐसा कोई सवाल होता है कि जो आसानी से अलग नहीं होता, उसका क्या तरीका है? तो उसका तरीका पहले यहाँ पे समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने उसका नाम दिया dx ऑफ y इक्वल टू f ऑफ ax प्लस by प्लस c, और यहाँ पर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, x तो है ही, साथ में y भी है, तो अलग करना थोड़ा सा मुश्किल। जैसे मान लीजिए हमने लिखा sin x प्लस वाई। अब अगर ये इस प्रकार का कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो x और y को यहाँ पे अलग करना बहुत ही कठिन काम होगा, क्योंकि देखिए जब आप x को अलग करेंगे तो वो अलग होगा नहीं। आप ट्राई करके देखिएगा। लेकिन हम इस मेथड से यही करने वाले हैं, यही सीखने वाले हैं कि कैसे जो भी चर पृथक्करण रूप में नहीं होगा उसको हम चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित कर देंगे। वो कैसे करेंगे आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो हमारे पास ये कोई एक अवकल समीकरण है, हमें इसको परिवर्तित करना है। तो क्या करेंगे, देखिए उसका तरीका क्या है, उसका तरीका पहले सुनिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, जो भी यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे ax प्लस by प्लस c है, इसको हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अब जब हम इसको t मान लेंगे तो अब हमसे क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a मिलेगा, यहाँ पर b ddx ऑफ y, क्योंकि ये कांस्टेंट इसलिए 0 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा dt ऑफ dx। a को हम उधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, b dy बाई dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx माइनस a। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इस a को उधर भेज देते हैं। अब देखिए यहां से बताइए ddx ऑफ y को आप क्या लिख सकते हैं। तो इसको हमने t मान लिया, तो इस रूप में हमने इसको सॉल्व किया। हाँ, यहाँ पे आप देखिए ddx ऑफ y को एक तरफ करिए, इसको बटे में ले आइए, तो क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन b ddx ऑफ t माइनस t मिला। ये मिला। अब बताइए इसको आप देखिए, इसको आप चाहे समीकरण नंबर 1 मान लें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। समीकरण नंबर 1 और 2 की आप तुलना करके देखिए क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पे आप देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं समीकरण नंबर 1 व 2 से ये क्या लिखा है, ddx ऑफ y। ये क्या लिखा है, ddx ऑफ y। ये भी ddx ऑफ y है, ये भी ddx ऑफ y है। दोनों आपस में क्या कर देंगे, बराबर। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों अभी आपस में क्या कर देंगे, बराबर। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन b ddx ऑफ t माइनस a बराबर f ऑफ ax प्लस by प्लस c को हमने क्या मान लिया है, t। ऐसा हम लिख सकते हैं। जल्दी बताइए, हमने इसको t मान लिया है, तो ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों आराम से बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको क्या मान चुके हैं, t मान चुके हैं, इसलिए वहां पे क्या कर देंगे, t कर देंगे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमने b को तिरछा गुणा किया तो क्या मिलेगा, dt ऑफ dx माइनस a बराबर f ऑफ t, b से गुणा कर दीजिए तो आएगा b f ऑफ t।
अब हम क्या काम करने वाले हैं, एक को भी अगर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, देखिए बराबर gf(t) और प्लस a मिला। अब हम क्या करने वाले, ध्यान दीजिए, अब हम इंटू 1 मानकर इसको हम बटे में ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या मिलेगा, dt ऑफ b f(t) प्लस a बराबर dx। अब आप देख सकते हैं क्लियर, ये क्या है, व्हिच आर वेरिएबल सेपरेबल। इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, जो कि वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म बन गया। देख लीजिए आप, x अलग और dt अलग, यहाँ पे देखिए t अलग x अलग, देख रहे हैं ना। तो जो वेरिएबल फॉर्म हमें, जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं भी होगा, उसको हम इस मेथड से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदल लेंगे। ये मेथड फिर से देखिए, हमें जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें हम पहले इसको क्या मानेंगे, t मानेंगे, फिर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फिर हम निकालेंगे dy बाई dx। इस dy बाई dx को बराबर करेंगे, इसको t रखेंगे और फिर हम यहाँ देख सकते हैं कैसे वेरिएबल सेपरेबल हो गया, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आइए इस पर उदाहरण देखते हैं। तो इस पर उदाहरण देखते हैं, चलिए आइए हम इस कॉन्सेप्ट पर एक सवाल लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, हमारे पास ये लिखा हुआ है, अगर आप इसको इसलिए देखें, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे और आप चाहें कि x और y को हम अलग अलग कर लेंगे तो इतना आसान नहीं होगा, इसको आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए इस मेथड का उपयोग करेंगे और इसमें हमने जो अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया है, जो तरीका सिखाया है, उसी तरीके से हम काम करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिएगा हमने क्या तरीका सिखाया था। सबसे पहले यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डी एक्स ऑफ वाई कितना आ जाएगा, हमारा ये मिल जाएगा। देख लीजिए, सही है। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, x प्लस वाई को हम t मानेंगे, x प्लस वाई को क्या मानेंगे, t। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये देखिए डी डी ऑफ x। यहाँ से हम डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे तो क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी ऑफ यहाँ पे और -1 डी डी एक्स ऑफ टी और -1, सही है। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए और समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए, यहाँ भी डी डी एक्स ऑफ वाई है, यहाँ भी डी डी एक्स ऑफ वाई है। यदि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों बराबर हैं तो ये बराबर है, तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं, डी डी एक्स ऑफ टी -1 बराबर ए स्क्वायर। चलो बताओ, इसको तुमने टी माना है ना, तो टी का स्क्वायर इसको लिख दो। ठीक, अब 1 को हम उस साइड भेजेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए, तो यहां से देखिए क्या लिखा है, ये डी डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, ये -1 है, इधर आएगा तो +1 ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, ये देख लीजिए, सही है। अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम x को अलग और t को अलग, तो देखो ये क्या है, dt बटे, ये जो अंश में है ये हर में आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, ये ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और ये हर में जो अंश में आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं टी स्क्वायर dt बराबर dx which is variable separable। यहाँ पे आप देखिए x अलग हो गया और t अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। तो जब हम इसमें समाकलन करेंगे तो इसमें करेंगे क्या, इसमें हम ए स्क्वायर जोड़ेंगे, ए स्क्वायर घटा देंगे, और यहाँ पे भी आप देखिए ये हमारा क्या चल रहा है, dt और ये चल रहा है dx। देखिए सही है, इतना बटा इतना माइनस इतना बटा इतना करेंगे, तो ये जब इतना बटा इतना करेंगे दोनों बराबर है ना, देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए। तो अब होगा क्या, इतना बटे इतना माइनस इतना बटे इतना, तो इतना बटे इतना क्या हो जाएगा, 1 dt माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और dt बराबर x प्लस सी दे रहे हैं। ठीक है,
बताइए 1 का क्या आएगा, 1 dt का t माइनस ये किसका, a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, ये किसका है फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स t/a, ये है आपका tan इनवर्स t/a का फॉर्मूला बराबर x प्लस सी, एक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, t का मान जो आपने माना था वह मान आप रख दीजिए, t का मान आपने माना था x प्लस वाई, तो जहां जहां t है वहां x प्लस वाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये होगा आपका अवकल समीकरण का हल। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो रख दीजिए, चलो मैं रख दे रहा हूं, चलो ये स्थान इतना है, t के स्थान पे क्या करना है x प्लस वाई लिख दीजिए, x प्लस वाई माइनस a बचेगा यहाँ पे a और फिर tan इनवर्स t का मान x प्लस वाई अपॉन a बराबर x प्लस सी। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो अभी हमने चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित अवकल समीकरण में एक सवाल अपने आप को कराया है, और आप इसका जो तरीका है वो आप ध्यान देंगे कि इसमें जो हमारा पार्ट होगा उसको हम t मानेंगे और फिर दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे, dx ऑफ y आएगा, दोनों को बराबर करेंगे, फिर आप देखेंगे कैसे वो अपने आप चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित हो जाता है। आज मैं आपको ये देखिए 3 सवाल दे रहा हूँ होमवर्क में, और इसको आप सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आया ये तीनों सवाल, आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको बता दूंगा, और फिर हम कुछ सवाल और करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे समघात रूप में अवकल समीकरण। ठीक है, तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप कर लीजिएगा, और कमेंट आप लोग जरूर किया करिए, क्योंकि कुछ ही बच्चे कमेंट करते हैं, मैं देखता हूँ कुछ ही बच्चे कमेंट करते हैं, कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, तो और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।